Good morning students and my dear friends. Today is 19th of September 2023 Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग। मिंट ने आज अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस कवर करी हैं अपने फ्रंट पेज पे। बिजनेस स्टैंडर्ड की 17 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 14 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। टाटा सन्स आइज 2025 IPO फॉर NBFC आर्म। तो 2025 में टाटा कैपिटल IPO लाने का प्लान कर रही है और उस IPO लाने से पहले टाटा कैपिटल लिमिटेड जो है वो अपने ऑपरेशंस में एक्सपेंशन भी कर रही है, अपने बोर्ड्स को भी एक्सपेंड कर रही है, अपने ऑपरेशंस और बिजनेस एक्टिविटीज़ में रीस्ट्रक्चरिंग भी कर रही है एज अ ग्रुप प्लान, जिससे कि 2025 में IPO में अच्छा वैल्यूएशन जो है वो टाटा को रिसीव हो और जो भी लीगल नॉर्म्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, उनको फुलफिल करने के लिए टाटा जो है ये सारे रीस्ट्रक्चरिंग और एक्सपेंशन का जो प्लान है ये फेज वाइज मैनर में कंप्लीट कर रही है। टाटा हेयर मीन्स टाटा कैपिटल लिमिटेड। और इसमें से अगर हम देखें अभी तक का जितना भी रीस्ट्रक्चरिंग प्लान जो कि एग्जीक्यूट हो चुका है उसमें से जो बोर्ड्स हैं उसमें एक्सपेंशन हो चुका है। बोर्ड हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सपेंडेड। अपार्ट फ्रॉम इट फ्यू और सम ग्रुप फर्म्स हैज़ ऑलरेडी बीन मर्ज इनटू टाटा कैपिटल। तो कुछ फर्म की जो अदर ग्रुप की जो अदर फर्म्स थी उनको भी टाटा कैपिटल में मर्ज किया जा चुका है और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ और मर्जर भी देखने को मिले, जिससे कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट है और जो अदर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट आउट हो चुके हैं बिफोर गोइंग फॉर IPO। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि टाटा सन्स जो है वो उस समय अपने NBFC आर्म को उस समय IPO के लिए ले जाने जा रही है जबकि मुकेश अंबानी ने रिसेंटली अपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल अपनी NBFC आर्म को रिसेंटली लिस्ट किया है। तो रिलायंस अंबानी, यहाँ बोले मुकेश अंबानी की जो NBFC आर्म है उसका नाम क्या है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उसी के रिटेलिएटरी मेजर्स हम ये बोल सकते हैं या स्ट्रेटेजिक मेजर बोल सकते हैं। उसी के कंटेक्स्ट में टाटा इज ऑल्सो प्लानिंग टू मेक इट्स नॉन बैंक लेंडर पब्लिक और 2025 का टारगेट रखा गया। उससे पहले जितने भी IPO प्रोसेस की रेगुलरिटीज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको फुलफिल करने जा रही है, उनको फुलफिल करने की कोशिश कर रही है टाटा कैपिटल। एंड एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया September 2022, both Tata Capital and parent Tata Sons among the 16 upper layer NBFCs। अभी हमने रिसेंटली ये न्यूज़ कवर करी थी जहाँ पर RBI ने NBFCs को डिवाइड किया, जिसमें से 16 अपर लेयर NBFCs के बारे में हमने डिस्कस किया था और हमने ये भी डिस्कस किया था कि उसमें कौन कौन सी NBFCs आई हैं जिसमें टाटा कैपिटल का भी नाम था। एंड दैट लिस्ट रिक्वायरिंग देम टू गो पब्लिक विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ दैट कैटेगराइजेशन। और उसी पब्लिक या IPO के लिए या पब्लिक जाने के लिए जो टाटा सन्स है दैट इज एक्चुअली कंप्लाइंग विद ऑल RBI नॉर्म्स और गाइडलाइंस। सो दिस इज टाटा कैपिटल अनलिस्टेड शेयर्स दैट इज ट्रेडिंग इन ग्रे मार्केट। कितने रुपए में ट्रेड हो रहा है ग्रे मार्केट में? एट दिस प्राइस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ट्रिलियन का हो रहा है। डेफिनेटली टाटा कैपिटल जो है वो यही चाहेगा कि इससे ज़्यादा का वैल्यूएशन हो, इससे ज़्यादा का शेयर प्राइस हो। तो ग्रे मार्केट में 425 पर शेयर प्राइस है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 3.56 बिलियन एंड दिस इज द रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट ऑफ टाटा कैपिटल सिंस 2022। You can just have the glimpse of it and this is a shareholding pattern। बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत इस न्यूज़ को नहीं है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। डिजिटलाइजेशन न्यू फॉर्म्स बूस्ट डायरेक्ट टैक्स मॉप अप 23.5%। 16 सितंबर तक अगर गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 8.65 ट्रिलियन का रिवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेस से गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है या 8.65 ट्रिलियन का रिवेन्यू डायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट हुआ है एज ऑफ 16 सितंबर एंड दिस नंबर इज आफ्टर अकाउंटिंग फॉर टैक्स रिफंड। और अगर हम देखें 8.65 ट्रिलियन, तो ये जो एनुअल टारगेट रखा गया था इस फाइनेंशियल ईयर में उस एनुअल टारगेट का अप्रॉक्सीमेटली 50% है एज पर CBDT। तो
जो टैक्स का टारगेट रखा गया था, रिवेन्यू स्पेशली डायरेक्ट टैक्स का जो रिवेन्यू का टारगेट रखा गया था, उसका 50% जो है वो 16 सितंबर तक अचीव हो चुका है। गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 8.65 ट्रिलियन का डायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन किया है। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो इट बेसिकली इंक्लूड्स अ फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स कलेक्शन that shows the growth of 23.5%। तो एडवांस टैक्स कलेक्शन में क्या हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट होती है एडवांस टैक्स कलेक्शन की, एडवांस टैक्स सबमिशन की, उसमें हमें 23% का अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर एज पर CBDT डेटा। हालांकि गवर्नमेंट ने कितना प्रोजेक्शन किया था, गवर्नमेंट ने 10.5% की एनुअल ग्रोथ रेट से प्रोजेक्शन किया है टैक्स कलेक्शन का, स्पेशली डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का फॉर दिस करंट फिस्कल ईयर। तो 18.2 ट्रिलियन का टारगेट गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए रखा है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का 18.2 ट्रिलियन का, जिसमें से 8.65 ट्रिलियन जो है 16 सितंबर तक कलेक्ट हो चुका है एज पर CBDT डेटा। और इसमें जितने भी रिफंड्स हैं वो भी हो चुके हैं। तो रिफंड्स को अगर हम हटाने के बाद अगर सेग्रेटेड मैनर में देखें तो 2 इंस्टॉलमेंट जो एडवांस टैक्स की कलेक्ट हुई उसमें 23% का ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स रिवेन्यू में हमें 45% अचीवमेंट देखने को मिल रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स रिवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ है, 4.16 ट्रिलियन, जो कि 45% है एनुअल टारगेट का। एनुअल टारगेट कितना रखा गया है, अगर 100% रखा गया तो उसका 45% जो है वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है 16 सितंबर तक। और यही सेम ट्रेंड हमें पर्सनल इनकम टैक्स में भी देखने को मिला। पर्सनल इनकम टैक्स अप्रॉक्सीमेटली 4.47 ट्रिलियन तक का पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन हुआ है। तो कॉर्पोरेट टैक्स 4.16 और पर्सनल टैक्स 4.47 ट्रिलियन का कलेक्शन हुआ है। और दोनों के ही केस में, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स रिवेन्यू हो चाहे पर्सनल इनकम टैक्स हो, दोनों के ही केस में अप्रॉक्सीमेटली 50% जो टारगेट का है वो अचीव हो चुका है। जो फुल ईयर का टारगेट है उसका 50% या आधा हम बोल सकते हैं अचीव हो चुका है। पर्सनल टैक्स कलेक्शन में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो लिस्टेड शेयर की इक्विटी, जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं उनकी सेल पर जो लगता है वो भी इंक्लूडेड होता है। तो अगर हम Q1 और Q2 देखें इस फाइनेंशियल ईयर का, तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्शन से ज़्यादा हमें ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पूरा ईयर का जो प्रोजेक्शन है गवर्नमेंट का 10% का, अप्रॉक्सीमेटली उतना ही हमें रिवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। आगे के जो क्वार्टर्स बचे हुए हैं Q3 और Q4, उसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ हमें टैक्स कलेक्शन में देखने को नहीं मिलेगी। और इसकी वजह से जो ओवरऑल एनुअल ग्रोथ रेट आएगा वो 10% के आसपास ही, 10 या 11% के आसपास ही आएगा। ये 23%, 24% का ग्रोथ रेट हमें नेक्स्ट क्वार्टर्स में देखने को नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। कैबिनेट क्लियर्स हिस्टोरिक वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। तो फाइनली यूनियन कैबिनेट लेड by our Prime Minister has approved the Constitution Amendment Bill to provide reservation for women in Parliament। अगर हम पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन की बात करें तो ये इशू या ये बिल आज का नहीं है, ये बहुत पहले से 1960s से ये बिल जो है वो टेबल है। और तब के बाद से लेकर जितनी भी गवर्नमेंट आई इस बिल को पास नहीं कर पाई, या हम बोल सकते कंसेंसस नहीं बन पाई इस बिल को पास करने में पार्लियामेंटरीज में। तो फाइनली 60s के बाद अब जाकर के करंट गवर्नमेंट ने वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली को लेकर के जो बिल था उसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। एंड दिस पेव द वे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस हिस्टोरिक बिल इन ऑन गोइंग स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो अब कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है, तो फाइनली ये बिल अब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और हम सभी जानते हैं पार्लियामेंट में जो करंट गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी में है, तो इस बिल का पास होना अप्रॉक्सीमेटली फिक्स है या तय है। हालांकि जो अपोजिशन पार्टीज है उनका अलग क्लेम है, उनका ये कहना है कि ये बिल पहले जो कांग्रेस बिल लाई थी, जो पहले वाली पार्टी बिल लाई थी उसी की तरह का है। लेकिन जो बीजेपी जो करंट गवर्नमेंट के फंक्शनरीज हैं, दे आर क्लेमिंग दैट दिस वुमेन रिजर्वेशन बिल इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस बिल्स। और इसमें वुमेन का जो रिजर्वेशन है स्टेट असेंबलीज में, पार्लियामेंट में, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है। द स्कोप ऑफ रिजर्वेशन गोज बियॉन्ड द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। जैसे कि 2010 के बिल में कोटा विद इन कोटा का जो प्रोविजन था वैसा कोई प्रोविजन 2010 के इस बिल में नहीं था। लेकिन जो अभी करंट बिल बीजेपी जो करंट गवर्नमेंट लाई है इसमें ये
कोटा विद इन कोटा का जो प्रोविजन है ये रखा गया, जो कि की डिमांड थी रीजनल पार्टीज़ की। तो 1996 से सेवरल अटैम्प्ट्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव रिजर्वेशन फॉर वुमेन बिल को लाने के लिए किए गए हैं। और अगर 2010 की बात करें, 2010 में यूपीए गवर्नमेंट मैनेज टू गेट द बिल पास्ड इन अपर हाउस, लेकिन लोकसभा में ये बिल जो है वो अलाइज के प्रेशर की वजह से पास नहीं हो पाया था। और चूंकि हम सभी जानते हैं कि इस बार जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी में, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, दोनों में ही बिल ये स्मूथ पैसेज के थ्रू निकल जाना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अप 23% एट 8.65 ट्रिलियन टिल सितंबर 16। ये न्यूज़ हमने ऑलरेडी मिंट में कवर करी है, जहां पर हमने कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन की भी बात करी है, पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन की भी बात करी है, जो एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट है उसका कलेक्शन भी देखा है। तो बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस बार बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी इस पर्टिकुलर न्यूज़ में नहीं दी, बिकॉज दिस न्यूज़ वी हैव ऑलरेडी कवर। तो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना हुआ था, 9.87 ट्रिलियन, उसमें 18.29% का ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा था ईयर ऑन ईयर बेसिस, पिछले साल के कंपैरिजन में। इसके बाद इसी से रिफंड होते हैं, जो ITR रिफंड्स होते हैं वो उसी से हैं, और उसके बाद जो कलेक्शन बचा है वो 8.65 ट्रिलियन का बचा है, और उसमें 23.5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ रेट देखने को मिला है। दिस इज कॉर्पोरेशन टैक्स, दिस इज पर्सनल इनकम टैक्स, और दोनों ही सेगमेंट में हमें अप्रॉक्सीमेटली 50% टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, रशिया स्विट्जरलैंड आउटलायर्स अमिड द कॉन्ट्रैक्टिंग इंपोर्ट्स। तो अगर इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 5 मंथ्स का इंपोर्ट्स का डेटा देखें हम, तो उस इंपोर्ट डेटा के अकॉर्डिंग इस बार हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 12% का कॉन्ट्रैक्ट, 12% का कॉन्ट्रैक्शन हमें इंपोर्ट में देखने को मिल रहा है, स्पेशली मर्केंटाइज इंपोर्ट। मर्केंटाइज मीन्स गुड्स के इंपोर्ट में हमें 12% का डेक्लाइन देखने को मिल रहा है इन द फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर अमंग द टॉप 10 सोर्सेज और अमंग द टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया। तो जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, बोल सकते हैं टॉप 10 इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जहां से इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, उसमें हमें 12, उनके इंपोर्ट में हमें 12% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है अप्रैल से लेकर के अगस्त तक के पीरियड में। तो अप्रैल से लेकर के अगस्त तक यानी इनिशियल 5 मंथ्स का जो डेटा पब्लिश हुआ है उसमें 12% का कॉन्ट्रैक्शन है फ्रॉम दीज टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज एक्सेप्ट रशिया एंड स्विट्जरलैंड। तो कॉमर्स डिपार्टमेंट ने ये डेटा पब्लिश किया जिसमें बताया गया कि जो टॉप 10 हमारी इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें से 2 कंट्रीज़ को छोड़ करके अप्रॉक्सीमेटली 8 सभी कंट्रीज में हमें इंपोर्ट में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। वो 2 कंट्रीज कौन सी हैं, रशिया और स्विट्जरलैंड। सो इंपोर्ट फ्रॉम रशिया हैव बीन राइजिंग ओवर अ ईयर, और इसका रीज़न भी हम सब जानते हैं कि सडनली हमारा इंपोर्ट जो है वो क्यों इंक्रीज हो रहा है। तो डेफिनेटली रिसेंटली जो रशिया हमें क्रूड ऑयल में जो डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा था, उसकी वजह से इंडिया की जो डिपेंडेंसी थी रशियन क्रूड ऑयल पर वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से रशिया हैज़ बीन इमर्ज एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर और इम्पोर्टिंग कंट्री फॉर इंडिया. And the share of Russia's in India's import increased to 9.45% in April to August 4.45% during the same period. तो पिछले साल 4.4% था जो इंक्रीज होकर के इस बार 9.4% हो गया है. रीज़न यही है कि जो क्रूड ऑयल, जो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा जो रिलायंस था, डिपेंडेंसी थी इंपोर्ट्स को लेकर के, स्पेशली क्रूड ऑयल को लेकर के, वो रशिया पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी. और अगर वैल्यूएशन के टर्म्स में देखें तो रशिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर ड्यूरिंग अप्रैल टू अगस्त पीरियड. जो इस पीरियड की बात कर रहे हैं फर्स्ट 5 मंथ्स की, इसमें अगर वैल्यूएशन के टर्म्स में देखें तो रशिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टिंग कंट्री है, जो इससे हम क्रूड ऑयल या वैल्यूएशन के टर्म्स में इंपोर्ट कर रहे हैं. ये तो बात रही रशिया की. लेकिन अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में क्यों हमें सडनली इंपोर्ट राइज देखने को मिला, जबकि जो 8 अदर इकोनॉमीज हैं उनमें हमें इंपोर्ट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है. बट रशिया में तो क्रूड ऑयल की वजह से, स्विट्जरलैंड में जो इंपॉर्टेंट कमोडिटी है वो है गोल्ड. तो हायर डिमांड फॉर गोल्ड फ्रॉम स्विट्जरलैंड हैज लेड टू दिस इंक्रीज इन इंपोर्ट फ्रॉम स्विट्जरलैंड.
और जुलाई के बाद से एक सडन इंक्रीज हमें गोल्ड के इंपोर्ट में देखने को मिला है। और क्यों देखने को मिला ये हम सभी जानते हैं, इंडिया में फेस्टिवल सीजन आ रहा है और इंडिया में फेस्टिवल मतलब हैप्पीनेस, मतलब कोई भी सेलिब्रेशन, मतलब गोल्ड। इसी वजह से सडनली हमें जुलाई के आसपास के ड्यूरेशन से गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, स्पेशली स्विट्जरलैंड से। एंड स्विट्जरलैंड शेयर इन इंपोर्ट ग्रो टू 3.08% इनटू April to August period from 2.16% during the same period। यानी लास्ट ईयर जो स्विट्जरलैंड का शेयर था हमारे टोटल इंपोर्ट में वो 2.16% था, इस साल वो इंक्रीज होकर के 3.08% हो गया। हालांकि रशिया जितना इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी जब जहाँ की अदर जो इकोनॉमीज़ हैं, जो अदर हमारे इंपोर्टिंग कंट्रीज है, वहाँ पर उनका इंपोर्ट डिक्लाइन हो रहा है, उस कंटेक्स में स्विट्जरलैंड और रशिया का जो इंपोर्ट है वो बढ़ रहा है। रीज़न, रशिया से हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे और हमारा स्विट्जरलैंड से जो गोल्ड है वो इंपोर्ट बढ़ा है। बिकॉज ऑफ दीज टू कमोडिटीज़ स्विट्जरलैंड और रशिया जो है उनका इंपोर्ट जो है वो एक्सपेंड किया है। सो दीज आर द फ्यू ब्राइट स्पॉट, टॉप मर्केंटाइज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन एंड टॉप मर्केंटाइज इंपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया। तो हम देख सकते हैं अगर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो यूएस, यूएई, नीदरलैंड, चाइना, यूके, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। और पिछले साल का इस साल से कंपैरिजन है। मोस्ट केसेस में अगर हम देखें तो हमें एक्सपोर्ट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो चाइना, जबकि यूएई के साथ हमारा अभी एफटीए भी साइन हुआ है, सिंगापुर, बांग्लादेश और जर्मनी। तो ये बात रही एक्सपोर्ट, ये है एक्सपोर्ट का डेटा। इंपोर्ट में देखें तो इंपोर्ट में हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, केवल दो इकोनॉमीज़ को छोड़ करके, रशिया और स्विट्जरलैंड के अलावा, एक्सेप्ट जो जितनी भी अदर इकोनॉमीज़ है वहाँ से हमारा इंपोर्ट डिक्लाइन हो रहा है। तो चाइना, रशिया, यूएस, यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, इंडोनेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड एंड साउथ कोरिया आर द टॉप मर्केंटाइज इंपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया। और अप्रैल से लेकर के अगस्त तक के डेटा का कंपैरिजन है 2022 का और 2023 का। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया में फिलहाल के लिए जो गुड्स हैं उसका इंपोर्ट किस ट्रेंड में चल रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ये बेसिकली आरबीआई की जो मंथली बुलेटिन रिपोर्ट आई है उसको लेकर के कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हम एक साथ डिस्कस करेंगे। 4 आर्टिकल्स हैं आरबीआई के सितंबर मंथली बुलेटिन पर। देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है, स्टेट रिवर्टिंग टू ओपीएस पॉजेस मेजर फिस्कल रिस्क। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टडी पब्लिश करी है अपनी रिपोर्ट में और उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि ऑल स्टेट स्विच टू ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस स्टैंड्स हियर फॉर old pension scheme, in 2023 the cumulative fiscal burden could be high as 4.5x, यानी 4.5 गुना ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन या फिस्कल बर्डन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ऑफ नेशनल पेमेंट सिस्टम। अगर हम न्यू पेंशन स्कीम की बात करें जो कि नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से फेमस है, और अगर ओपीएस की बात करें तो दोनों को ही लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। कई सारे स्टेट्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कह रही हैं कि अगर वो सत्ता में वापस आए, अगर वो आई वापस से पावर में, तो वो पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसको बहाल कर दें। और कई जगह हमें कई सारे धरने भी देखने को मिलते हैं जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने के लिए होते हैं, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो जो नई पेंशन स्कीम है उससे बेटर है और वो ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी जो है वो ऑफर करती है ओल्ड एज में। हालांकि इसी को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टडी कराई और इसमें इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि अगर सारे स्टेट्स 2023 में ओल्ड पेंशन स्कीम में मूव कर जाते हैं तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट का जो फिस्कल बर्डन है वो 4.5 गुना इंक्रीज हो जाएगा, विद एडिशनल बर्डन रीचिंग 0.9% ऑफ जीडीपी एनुअली बाई 2060। तो 2060 तक ये बर्डन जो है वो जीडीपी का 0.6% हो जाएगा। 0.6 जीडीपी का इट मीन्स अ ह्यूज बर्डन दैट गवर्नमेंट नीड टू कैरी। तो एक आर्टिकल पब्लिश किया है आरबीआई ने, फिस्कल कॉस्ट ऑफ रिवर्टिंग टू ओल्ड पेंशन स्कीम बाय इंडियन स्टेट एंड असेसमेंट। क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ स्टेट्स ने डिसीजंस लिए हैं और अनाउंसमेंट भी करी है कि वो पुरानी पेंशन स्कीम में जाएंगे, क्योंकि कई सारे प्लेसेस से, कई सारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से हमें ये अपोजिशन देखने को मिला है फॉर
NPS. However, RBI clarifies that the views expressed in this articles are those of authors. ये RBI का किसी भी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह से का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. जो ऑथर्स हैं इस आर्टिकल के, उन्होंने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पब्लिश करा. सो दिस इज द फिस्कल बर्डन रेशियो ऑफ क्यूमुलेटिव OPS आउटगो टू क्यूमुलेटिव NPS आउटगो. राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ये ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उस पर वापस जा रहे हैं. एंड दिस इज द क्यूमुलेटिव आउटगो बाय दीज स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ रेशियो. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि RBI की मंथली रिपोर्ट से ही रिलेटेड है. आउटवर्ड रेमिटेंसेस ड्रॉप अबाउट 40% इन जुलाई टू $2.36 बिलियन. तो आउटवर्ड रेमिटेंसेस को लेकर के डेटा है. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो LRS यानी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो थी फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल, उसके वजह से जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस हैं या उस स्कीम में जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस हैं वो डिक्लाइन हुए हैं बाई 39.36% इन जुलाई 2023 कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ. यानी जून के कंपैरिजन में जुलाई में हमें अप्रॉक्सीमेटली 40% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है. किस में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है? आउटवर्ड रेमिटेंसेस में. इट मीन्स मंथ ऑन मंथ बेसिस पर फॉल है आउटवर्ड रेमिटेंसेस में. एंड वॉट दिस इज ड्यू टू स्टीप डिक्लाइन इन फंड सेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव. तो RBI ने जो डेटा पब्लिश किया है उसके जुलाई बुलेटिन को, जुलाई का डेटा जो पब्लिश किया है उसमें जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस थे वो $2.36 बिलियन थे ड्यूरिंग द जुलाई मंथ एज कंपेयर टू $3.89 इन जून. तो जुलाई में ये 2.3 था, जून में इट वॉज 3.89. तो डेफिनेटली देयर इज अ डिक्लाइन. हालांकि अगर ईयर और ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें जो रेमिटेंसेस हैं उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है. अप्रॉक्सीमेटली 19% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है. सिमिलरली इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेट स्कीम टेपर्ड डाउन, ऑल्सो टेपर्ड डाउन, मतलब जो इक्विटी और डेट स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी डिक्लाइन हुआ है इन द मंथ ऑफ जुलाई कंपेयर टू जून. अपार्ट फ्रॉम इट जो मूवेबल असेट्स हैं उनका परचेज भी रिड्यूस किया गया है, रिड्यूस हुआ है जुलाई में जून के कंपैरिजन में. तो अप्रॉक्सीमेटली सारे सेगमेंट में, चाहे इक्विटी परचेज की बात करें या फिर हम मूवेबल असेट्स की बात करें, सारे सेगमेंट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला, जिसकी वजह से जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस हैं वो भी डिक्लाइन हो रहा है. दिस इज द आउटवर्ड रेमिटेंसेस अंडर LRS फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल जून 23 और जुलाई 23 का डेटा दिया हुआ है. ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट, गिफ्ट, ट्रैवल, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, स्टडीज अब्रॉड. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. NBFC नीड्स टू कट डिपेंडेंस ऑन बैंक फंडिंग. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और स्टडी पब्लिश करी है NBFCs की फंडिंग के लिए, और जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस पेपर में कहा गया है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनको अपने फंडिंग सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है. जो उनकी डिपेंडेंसी बैंकिंग सेक्टर पर है उसको रिड्यूस करना होगा. तो NBFCs नीड टू डाइवर्सिफाई फंडिंग सोर्सेज एंड रिड्यूस देयर एक्सेसिव रिलायंस ऑन बैंक्स एज दे परस्यू स्टडी ग्रोथ इन लोन बुक. So NBFCs have been grouped into 4 categories: base, middle, upper and top, and this is based on their size, activities, perceived risk in terms of scale based regulatory framework जो कि October 1st 2022 से इम्प्लीमेंटेशन में है. तो RBI ने अपने इस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर में बोला है कि जो बैंक्स हैं, स्पेशली जो NBFCs हैं, वो अपनी डिपेंडेंसी बैंक्स पर रिड्यूस करें, अपने फंडिंग सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करें. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. RBI नेट परचेज $3.5 बिलियन फॉरेन करेंसी इन जुलाई. तो RBI के रीसेंट मंथली बुलेटिन के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेट 3.5 बिलियन वर्थ का फॉरेन करेंसी जुलाई के मंथ में परचेज किया है. तो जो डेटा पब्लिश किया गया उसके अकॉर्डिंग नेट बायर रहा है RBI फॉरेन करेंसीज का जुलाई के मंथ में. एंड RBI हैज़ परचेज अप्रॉक्सीमेटली $5.3 बिलियन एंड सोल्ड 1.8 बिलियन फॉरेन करेंसी इन द मंथ ऑफ जुलाई. और क्लियर है कि ये जो नेट परचेज के फॉर्म में जो हमें RBI का इंटरवेंशन देखने को मिल रहा है, ये क्यों रहा? सिंपली जिस तरह से रुपी डिक्लाइन कर रहा था, तो रुपी के डिक्लाइन को अप्रिशिएट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए RBI ने ये जो है वो डॉलर या बोल सकते हैं फॉरेन करेंसी जो है वो बाय करी है, परचेज करी. सो रुपी हैज़ डेप्रिशिएटेड अप्रॉक्सीमेटली 0.3% अगेंस्ट द डॉलर इन द मंथ ऑफ जुलाई.
और जून में भी यही सेम ट्रेंड था। आरबीआई हैज़ रिकॉर्डेड नेट परचेस ऑफ $4.5 बिलियन इन द स्पॉट मार्केट। तो ये जो हमें जो जुलाई के मंथ में जो आरबीआई से नेट परचेजर देखने को मिल रहा है, क्यों देखने को मिल रहा है? सीधा रीज़न था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरवेंशन किया था। क्यों इंटरवेंशन किया था? जो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा था उसको रोकने के लिए फॉरेन करेंसी स्पेशली डॉलर परचेज किया था, जिससे कि मार्केट में फॉरेन मार्केट में इंडियन रुपी को रेगुलेट करके रखा जा सके। हालांकि इस पूरे अगर करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो करंट फाइनेंशियल ईयर में जो इंडियन रुपी वो अप्रॉक्सीमेटली 1.3% तक टोटल डिक्लाइन हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है। आप देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। यूनियन कैबिनेट क्लियर्स वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, ये हम ऑलरेडी मिंट में कवर कर चुके हैं। यूनियन कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका है, अभी पार्लियामेंट में बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आप नेक्स्ट क्लिप देख लेते हैं। इकोनॉमी गेनिंग स्ट्रेंथ, इन्फ्लेशन टू स्लाइड फर्दर इन सितंबर, आरबीआई रिपोर्ट। तो आरबीआई की जो सितंबर के मंथ में जो मंथली रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथ गेन कर रही है। इन्फ्लेशन आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले मंथ में स्पेशली सितंबर में जो थोड़ा सा कूल डाउन होगा। वेजिटेबल के जो फ्रूट्स के जो प्राइसेस है वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो चुके हैं। प्राइवेट कंजप्शन, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफसेटिंग द वीक एक्सपोर्ट। इसके अलावा रूरल डिमांड जो है वो भी फेस्टिव सीजन की वजह से पिकअप करेगी। तो कई सारे पॉजिटिव ट्रेंड जो है अपकमिंग सीजन में आने वाले हैं। रीजन बिहाइंड फेस्टिवल सीजन इन इंडियन इकोनॉमी, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है स्ट्रेंथ गेन करेगी। इन्फ्लेशन जो है वो सबसाइड होगी एज पर द आरबीआई मंथली रिपोर्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रुपी एंड्स एट ऑल टाइम क्लोजिंग लो ऑफ 83.27। हालांकि आरबीआई ने बहुत सारे डिसीजन लिए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो इंडियन रुपी में हमें डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। इंडियन रुपी ने फ्रेश क्लोजिंग लो जो है रजिस्टर किया है। 83.27 तक इंडियन रुपी पहुंच गया है अगेंस्ट यूएसडी। रीजन बिहाइंड राइज इन यूएस ट्रेजरी यील्ड एंड हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो दो फैक्टर्स की वजह से यूएस ट्रेजरी यानी यूएस बॉन्ड जो है उसमें यील्ड इंक्रीज होने की वजह से और क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से जो इंडियन रुपी है वो अपने लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। हालांकि जो क्लोजिंग के समय इट वाज 83.21%। इंट्राडे सेशन में हमें 83.27 का लोवेस्ट पॉइंट देखने को मिला था। और इसके बाद जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो अभी भी जो फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग है उसके आउटकम के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हैं और उसके आउटकम में हमें आगे आने वाले टाइम में मार्केट किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा ये भी देखने को मिलेगा। तो जो डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स है दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आउटकम्स ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व मीटिंग दैट इज शेड्यूल्ड ऑन वेडनेसडे। अब देख लेते हैं ये एक इन्फोग्राफिक्स है जहाँ पर प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उनमें जो हेड काउंट्स है, जो एम्प्लॉय काउंट्स है उसका डेटा दिया हुआ है। एंड एज पर द रीसेंट डेटा द एम्प्लॉय बेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर at 7,45,000 is only few thousands away from the PSP। यानी अब पब्लिक सेक्टर बैंक जो है एम्प्लॉय नंबर्स और हेड काउंट्स के नंबर्स में अप्रॉक्सीमेटली पब्लिक सेक्टर बैंक के क्लोज होने वाले कुछ थाउजेंड्स ही अवे हैं। और इसके बाद प्रॉबेबली कुछ मंथ्स के बाद या एक साल के बाद हमें दोनों के नंबर्स में हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। और जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो टैलेंट पूल है प्राइवेट लेंडर्स का दैट हैड ग्रोन एट अ फास्ट क्लिप कीपिंग अप द एक्सपेंशन इन नेटवर्क एंड ग्रोथ इन असेट बेस। तो सीधी बात है अगर एम्प्लॉय बेस बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उन जो बैंक्स हैं स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो एक्सपेंड कर रहे हैं, उनका जो असेट्स है वो इंक्रीज हो रहा है और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है इन कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी उनका पेनिट्रेशन इंडियन मार्केट में इंक्रीज हो रहा है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।